नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग के साथ तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है बिहार में एसआईआर को लेकर, और विपक्ष और राहुल गांधी जी के जो आरोप लग रहे हैं लगातार चुनाव आयोग पर जिस तरह से वो थ्रेटन कर रहे हैं, उसके लिए ढाल बनकर खड़ी दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी और सरकार। और वो लगातार कह रही है कि ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर हमला कर रहे हैं राहुल गांधी। और इससे हमारे लोकतंत्र पर संदेह पैदा होता है। हमारी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था जो है, उस पर संदेह पैदा होता है और बेवजह के आरोप वो लगा रहे हैं। जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सीट को लेकर लगाया था, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने, अनुराग ठाकुर साहब ने 5-6 सीटों का वोट चोरी और डाउटफुल वोट का हिसाब दे दिया। लेकिन ये उल्टा पड़ गया। लोगों ने कहा कि ये तो इससे साबित हो गया कि गड़बड़ी होती है। माफ कीजिए। तो उसका असर दिखाई दिया। लेकिन इससे थोड़ा सा अलग, उलट नहीं कहूंगा, थोड़ा सा अलग, भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार जुडिशरी के साथ हेड ऑन लेने के मूड में दिखाई देती है। हेड ऑन मतलब कि सीधा सीधा सा वो बात करनी चाहती है कि भाई हाँ, ये सारा मसले पर हल होना चाहिए। काफी समय से ये झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, खींचातानी चल रही है, इधर से हमला उधर से हमला लगातार चल रहा है। कभी कोई हमला करता है जुडिशरी पे, कभी कोई हमला करता है। और आपको याद हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को लेकर जो हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ साहब ने तो बड़ी बहस की थी। उनका पार्लियामेंट सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई न पार्लियामेंट सुप्रीम है, न सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और उसके बाद लगातार हंगामा होता रहा और ये पहुंचा तूफान पर जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर के जो बिल्स को रोकने का फैसला था, और राष्ट्रपति जी के पास फैसला था रोकने का बिल का, उस पर एक फैसला सुना दिया, आदेश सुना दिया और कहा कि भाई ये बिलों को राष्ट्रपति और जो गवर्नर हैं बहुत लंबे समय तक नहीं रोक सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे असेंट मान लेना चाहिए। या तो वो फैसला सुनाए या असेंट मान लिया जाए। और फिर तमिलनाडु के जो बिल थे, काफ़ी लंबे समय से, कुछ बिल तो 3-4-5 साल से अटके हुए पड़े थे, वो सबको स्वीकृति मिल गई। अब तो सरकार के लिए बड़ा मामला हो गया और बिल्कुल हेड ऑन की स्थिति में आ गई कि भाई ये नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है, राष्ट्रपति जी उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज की और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। फिर बाद में समझ में आया कि भाई अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, वो साइनिंग अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में राष्ट्रपति साइन करते हैं उस पर, जबकि वो प्रोसेस से बनते हैं। खैर, वहां तक तो बात हो गई। अब उसके बाद इसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ गया जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ गया। प्रेसिडेंट की तरफ से 14 सवालों का एक रेफरेंस भेजा गया। रेफरेंस का मतलब होता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी से सलाह मांगते, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं कि राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए इन मसलों पर, खासतौर से जो जुडिशियल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल मसले हों। वैसे सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि वो राष्ट्रपति जी को सलाह दे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजेज बेंच बना दी। वो इस पूरे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर हियरिंग कर रही है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, चलता रहता कि ऐसी बात हुई है, प्रोसेस हो गया, उसको काम किया जाए। अब इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक खबर छापी है, उसमें लिखा है सारा हंगामा वहां पर। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उसमें सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता साहब हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है, एक जवाब लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें कहा है कि डेडलाइन कॉज कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर, कि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर होगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि भाई गवर्नर को और राष्ट्रपति को एक डेडलाइन तय करनी चाहिए, इससे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसमें कहा गया कि सेंटर ने इस पत्र में, इस जवाब में कहा है खास तौर से कि सेपरेशन ऑफ पावर, अंडरलाइन किया होना कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सेपरेशन ऑफ पावर विद इन एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव बहुत साफ साफ किया गया हुआ है। और यदि इसमें कुछ होता है, डीएस्टेबलाइज किया जाता है, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल डिसबैलेंस होता है। बैलेंस ऑर्गन ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ स्टेट है, वो डीस्टेबलाइज होता है। एक और महत्वपूर्ण लाइन लिखी गई है इस पत्र में कि गवर्नेटोरियल असेंट इज ए हाई प्रेरोगेटिव प्लेनरी नॉन जुडिशियल जस्टिशिएबल पावर, नॉन जस्टिशिएबल पावर।
और इसके आगे और बात कही है कि जो गवर्नर्स हैं और राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जी तो इलेक्टेड होते हैं, गवर्नर्स जो हैं वो अपॉइंटेड होते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वो न केवल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन उनका काम, उनकी जिम्मेदारी नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है और वो उसी पर काम करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है तुषार मेहता साहब ने, यह सरकार ने अपनी तरफ से, जिसमें लिखा गया कि जुडिशरी डज नॉट होल्ड आंसर्स टू ऑल प्रॉब्लम्स इन ए डेमोक्रेसी। दोबारा पढ़ के बताऊंगा आपको। मेहता साहब ने लिखा है कि जुडिशरी डज नॉट होल्ड आंसर्स टू ऑल प्रॉब्लम्स इन ए डेमोक्रेसी, कि सारी सवालों का, सारी समस्याओं का जवाब सुप्रीम कोर्ट के पास हो, जुडिशरी के पास हो, ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी में। सबके पास अपने अपने तरीके हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। और उसमें कहा गया कि हर ऑर्गन अपने तरीके से काम कर रहा है और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इस बात को लिमिट किया गया कि किसकी जिम्मेदारी कितनी है, किसको क्या काम करना है और उसका दखल कितना होना चाहिए। और अगर ये दखल दिया जाता है तो इससे मुश्किलात बढ़ती हैं। ये बड़ी बातें की गई हैं। उन्होंने लिखा कि सेपरेशन ऑफ पावर इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का खास बात है सेपरेशन ऑफ पावर। एक और महत्वपूर्ण बात लिखी गई कि ओवर द ईयर्स a certain degree of overlap and checks and balances or fusion of powers have come to form in practical। कि मतलब लगातार पिछले कुछ समय में ये जो दूरियां हैं, जो रेखाएं बनी हुई हैं, ये धुंधली हो रही हैं। ये चेक्स एंड बैलेंसेज जो बने गए हैं वो धुंधले हो रहे हैं और एक दूसरे में दखल किया जा रहा है। उसमें खास तौर से कहा गया कि कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें दखल नहीं दिया जा सकता और उसमें गवर्नर और राष्ट्रपति आते हैं उस जोन में। मतलब साफ साफ सरकार ने कह दिया कि राष्ट्रपति और गवर्नर के क्षेत्राधिकार में जुडिशरी को दखल नहीं करना चाहिए। समझे? बड़ी लंबी चिट्ठी है ये, जिस पर बहुत सारी लंबी चर्चा हुई है कि किस तरह से करना चाहिए। असेंट जो है वो लेजिस्लेटिव नेचर का होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू जो है उसकी एक लिमिट है कि कहाँ तक जुडिशियल रिव्यू करने चाहिए और जुडिशियल रिव्यू में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बैलेंस को डिस्टेबलाइज नहीं करे, वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं हो। बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी, बड़ी लंबी चिट्ठी है, बड़ा लंबा जवाब है सरकार की तरफ से, क्योंकि बहुत जुडिशियल मामला है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। लेकिन उन सब का लब्बो-लुआब कुल मिलाकर मसला यह है कि सरकार जुडिशरी के आगे झुकने को तैयार नहीं दिखती। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार की असली नाराजगी है एनजेएसी को लेकर या कॉलेजियम को लेकर। कॉलेजियम आप समझते हैं, कॉलेजियम का मतलब होता है कि जजेस का अपॉइंटमेंट और उनके जो फैसले हैं, उनके ट्रांसफ़र पावर और जो पनिशमेंट के, वो सब अधिकार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास है। कॉलेजियम में केवल जजेज होते हैं। जबकि इससे पहले सरकार ने एक एनजेसी बनाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उसका बिल पास कर दिया, वो संसद से पास हो गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसने कहा कि भाई ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और ये जो संविधान ने जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया है और उसमें सरकार की दखल जो है वो नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का दखल जजेस के अपॉइंटमेंट में नहीं होना चाहिए, और उन्होंने एनजेसी को खारिज कर दिया। सरकार चाहती तो वो दूसरा बिल भी लेकर आ सकती थी, उस बिल को फिर से पास करवा सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार अभी चल रही है और अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनका और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम से होता है। उसमें कभी कभी ये होता है कि जजेस के अपॉइंटमेंट की जो फाइल होती है वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सरकार के पास रुकी रहती है, क्योंकि वहाँ से उसका फाइनल अप्रूवल होना होता है, तो वो लंबे समय तक लटकी रहती है। इस पर भी कई बार टिप्पणी हुई, कई बार बहुत सारे मसले हुए, उन सबको लेकर चर्चा हुई। अभी एक झगड़ा तो वो चल ही रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा साहब का, जो आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे, जिनके घर में वो जली हुई करेंसी मिली थी। अब उस पर इम्पीचमेंट मोशन मूव हो गया है लोकसभा में। उसके लिए एक कमेटी भी बन गई है, 3 मेंबर्स कमेटी बन गई है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज और एक जुडिशियल एक्सपर्ट जो कानूनविद हैं, उनको शामिल किया गया है। और अब वो प्रोसेस शुरू कर देगा, वो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर से संसद में जुडिशियल जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। पहले लोकसभा में वो पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, और दोनों जगह से पास हो गया तो राष्ट्रपति से उसका असेंट मिलने के बाद इम्पीचमेंट हो जाएगा, यानी जज साहब को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
अब इसके पहले जज साहब इस्तीफा दे देते हैं तो वो अलग मसला है, लेकिन ये मसला बड़ा हो गया जिसको लेकर विवाद अभी बढ़ा हुआ है। तो यानी सबसे बड़ा मसला यह है, कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार जुडिशरी के आगे झुकने को तैयार नहीं दिखती है। इस शब्द को शायद जो आप हल्का करना चाहें कर लें, लेकिन सरकार अपनी बात को रखना चाहती है और संविधान फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हुए वो कहते हैं कि सबको अपनी अपनी लिमिट में रहना चाहिए, सब अपनी लक्ष्मण रेखा में बंधे रहें। बहुत गंभीर मसला है ये। इसका आगे जो है बड़ा रिपरकशन हो सकता है, क्या क्या असर होगा वो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर जवाब देता है वो भी देखने का मसला होगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।